छोटे से गांव रामपुर में दो भाई रहते थे, रामेश्वर और श्यामलाल। दोनों एक ही घर में पले बढ़े थे, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग था। बड़ा भाई रामेश्वर बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसके पास दो गाय थीं, जिनकी सेवा करके वो रोज ताज़ा दूध बेचता और अपने घर का गुजारा चलाता था। उसकी पत्नी सावित्री भी उसके जैसी ही सरल और दयालु थी। वहीं दूसरी ओर उसका छोटा भाई श्यामलाल आलसी और कामचोर था। उसे मेहनत से ज्यादा किस्मत पर भरोसा था। वो बिना मेहनत किए जल्दी अमीर बनने के सपने देखता रहता था। उसकी पत्नी मालती भी बहुत चालाक और लालची स्वभाव की थी। सुबह का समय था। गांव में हल्की हल्की धूप फैलने लगी थी। रामेश्वर रोज की तरह जल्दी उठ गया। सबसे पहले उसने खटाल की साफ सफाई की और स्नेह से दूध निकालने लगा। वहीं दूसरी ओर छोटा भाई श्यामलाल अभी भी अपने कमरे में आराम से गहरी नींद सो रहा था। तभी उसकी पत्नी मालती सज धज कर गुस्से में कमरे में आई। अरे ओ आलसी कामचोर आदमी, इतनी नींद क्यों आती है तुमको? यहाँ पड़े पड़े आराम कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अब तो कुछ काम धाम करो। अपने बड़े भाई को देखो, सुबह से मेहनत कर रहा है और तुम अभी तक सो रहे हो। अरे अरे जाओ जाओ, बड़ी आई मुझे सुनाने वाली। तुम भी जरा सावित्री भाभी को देखो, वो सुबह से उठकर घर के सारे काम करती है, हम सबके लिए खाना बनाती है, और तुम सुबह सुबह बस सज धज कर इधर उधर घूमती रहती हो। तुम्हें तो बस लिपस्टिक और पाउडर लगाना ही आता है। अच्छा, अब तुम मेरी ही गलती निकाल रहे हो। खुद दिन भर सोते रहते हो और मुझे ही सुना रहे हो। और ये लिपस्टिक पाउडर मैं अपने मायके से लाई हूँ, तुमने खरीद के दिया है क्या जो मुझे बोल रहे हो कामचोर कहीं का? बड़ा आया मुझे सुनाने वाला। देखो मालती, अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। तुम खुद कामचोर हो। एक कप चाय बनाने तक तो आता नहीं है। जा पहले खुद काम करना सीख के आ, फिर मुझे सिखाना। देखते ही देखते दोनों पति पत्नी आपस में जोर जोर से झगड़ने लगे। रामेश्वर अपने घर के सामने छोटी सी दुकान लगाकर गाय का ताज़ा और शुद्ध दूध बेच रहा था। सुबह सुबह गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। अरे रामेश्वर भाई, तुम्हारी गाय का दूध तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा दूध पूरे गांव में कहीं नहीं मिलता। हाँ रामेश्वर भैया, सच में पूरे गांव में सबसे शुद्ध दूध आप ही बेचते हो, वरना आजकल तो लोग दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं। आपकी ईमानदारी की ही वजह से हम सब रोज यहीं से दूध लेने आते हैं। गांव वाले लगातार रामेश्वर की तारीफ कर रहे थे। उधर घर के अंदर से छोटी बहू मालती चुपचाप झांक रही थी। उसके मन में जलन की आग भड़क उठी। वो मन ही मन जल भुन रही थी। उसी शाम रामेश्वर और सावित्री अपने कमरे में बैठे दिन भर की बातें कर रहे थे। उधर दरवाजे के पास छिपकर मालती और श्यामलाल चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। लो सावित्री, ये आज की मेरी कमाई है। भगवान करे हमारा काम यूं ही अच्छा चलता रहे, ताकि हमारे घर में कभी किसी चीज की कमी ना हो और हम पूरे परिवार को खुश रख सकें। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी यही चाहती हूँ कि हम चारों हमेशा खुशी से रहें, हमारे घर में प्रेम बना रहे और भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे! ये तो सिर्फ एक दिन की कमाई है। हाँ, अगर रोज इतनी कमाई होती होगी तो सोचो इनके पास कितना पैसा जमा होगा। तुम भी कोई काम शुरू करो। तुम अपने भाई के साथ दूध बेचो। देख नहीं रहे कितनी कमाई हो रही है? तुम भी उनके साथ काम करो। मुझे भी पैसे चाहिए, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी अगर तुम अब भी नहीं कमाए तो। अरे मालती, भैया का काम मुझसे नहीं होगा। बहुत मेहनत का काम है। गाय का गोबर साफ करना, चारा डालना, उसकी सेवा करना, तब जाकर गाय अच्छा दूध देती है। मुझे तो ऐसा काम चाहिए जिसमें मेहनत कम हो और पैसा जल्दी मिले। मैं जल्दी अमीर बनना चाहता हूँ। मुझे आराम की जिंदगी चाहिए। मैं बैठा रहूं और मेरे पास पैसा आता रहे। अरे बेवकूफ निकम्मे आदमी, पता नहीं मेरे माँ बाप ने किस कामचोर से मेरी शादी कर दी। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? बैठे बैठे अमीर बनना चाहते हो। मेरी बात सुनो, कल ही अपने भाई से बात करना और उनके साथ काम शुरू करना। तुम्हारे जैसे कामचोर को कोई काम भी नहीं देगा। अपने भाई का ही सहारा लेना पड़ेगा, निकम्मे कहीं के। अगली सुबह फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। रामेश्वर सुबह सुबह उठकर अपने सारे काम करने लगा। दिन धीरे धीरे ढल गया और रात हो गई। रामेश्वर और सावित्री घर के बाहर आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी मालती और श्यामलाल भी बाहर आ गए। अरे मालती, श्यामलाल, तुम लोग अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही क्या? आओ हमारे साथ बैठो,
थोड़ी बातें करते हैं। भैया, मुझे आपसे आज एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। अब मुझे भी कुछ काम करना है और जल्दी अमीर बनना है। मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। मुझे भी बहुत धनवान बनना है। श्यामलाल, ये सोच बहुत अच्छी है, लेकिन जल्दी अमीर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने भी सालों मेहनत की है, तब जाकर आज थोड़ी कमाई हो रही है। भैया, मैं क्या सोच रही थी, इनको तो गांव में कोई काम देगा नहीं, आप ही इन्हें अपने साथ काम पर रख लीजिए। कम से कम ये भी कुछ पैसे कमाने लगेंगे। ठीक है श्यामलाल, तुम भी मेरे साथ मिलकर काम करो। हम दोनों भाई साथ काम करेंगे तो काम और आगे बढ़ेगा। मिलकर मेहनत करेंगे तो दोनों अच्छी कमाई करेंगे। नहीं भैया, मुझे आपके साथ काम नहीं करना। मुझे अपना खुद का काम करना है, जिसमें मैं खुद मालिक बनूं। हाँ भैया, आपके पास तो 2 गायें हैं, आप एक गाय इन्हें दे दीजिए और एक आप रख लीजिए। अगर तुम दोनों यही चाहते हो तो ठीक है। मेरे पास 2 गायें हैं, तुम कल सुबह देख लेना। तुम्हें जो गाय पसंद हो वो रख लेना और अपना काम शुरू कर देना। सुनिए जी, मुझे मालती और श्यामलाल के इरादे ठीक नहीं लगते। आपने सालों मेहनत करके इस काम को आगे बढ़ाया है। श्यामलाल को अभी काम करना भी नहीं आता। पहले आपको उसे काम सिखाना चाहिए था, उसके बाद गाय देनी चाहिए थी। कोई बात नहीं सावित्री, श्यामलाल मेरा छोटा भाई है। देखना, वो भी मेरे जैसे मेहनत करना सीख जाएगा और गाय की अच्छी सेवा करेगा। अगली सुबह हुई। सूरज की पहली किरण के साथ ही रामेश्वर, सावित्री, श्यामलाल और मालती चारों घर के पीछे बने गाय के खटाल में पहुंचे। देखो श्यामलाल, ये मेरी दोनों गायें हैं। ये है लक्ष्मी और ये है सरस्वती। दोनों ही बहुत अच्छी हैं और बराबर दूध देती हैं। तुम दोनों में से जो गाय तुम्हें पसंद हो उसे रख सकते हो। अरे, ये सरस्वती गाय तो बहुत मोटी ताजी लग रही है। मुझे लगता है ये ज्यादा दूध देती होगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो, यही दिखने में ज्यादा तंदुरुस्त लग रही है, यही सबसे अच्छा दूध देती होगी। ठीक है श्यामलाल, तुम्हें जो पसंद हो वही रख लो। आज से सरस्वती तुम्हारी गाय है, बस इसकी अच्छे से सेवा करना। भैया, अब जब आपने गाय दे दी है तो खटाल का भी बंटवारा कर लेते हैं। आधा आप रखिए और आधा मैं रखूंगा। आपकी गाय एक तरफ रहेगी और मेरी गाय दूसरी तरफ। रामेश्वर कुछ नहीं बोल पाया। इसी दिन श्यामलाल और मालती ने खटाल को 2 हिस्सों में बांट दिया और दोनों गायों को अलग अलग कर दिया। मैंने कहा था ना, आपको इनके इरादे ठीक नहीं लगते। अभी से बंटवारे की क्या जरूरत थी? पहले श्यामलाल को काम तो सीख लेने देते। उसी दिन सुबह सुबह दोनों भाइयों ने अपनी अपनी गायों का दूध निकाला। फिर दोनों अपने घर के सामने अलग अलग छोटी दुकान लगाकर बैठ गए और दूध बेचने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब श्यामलाल भी रामेश्वर की तरह अच्छे पैसे कमाने लगा था। रात को वो और मालती बैठकर रोज पैसों के नोट गिनते और खुशी खुशी भविष्य के सपने देखते रहते थे। देखो श्यामलाल, ये देखो, इतने सारे पैसे। सच कहूँ तो मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि हम इतने पैसे कमा रहे हैं। पहले तो 1-1 रुपए के लिए सोचना पड़ता था और अब देखो। हाँ मालती, अब हम भी बड़े लोगों की तरह जी सकते हैं। जो मन करे वो खरीद सकते हैं, जहाँ मन करे वहाँ जा सकते हैं। हाँ, अब मैं भी अच्छे कपड़े पहनूंगी, सोने चांदी के गहने लूंगी और अपनी सहेलियों को भी दिखाऊंगी कि अब हम किसी से कम नहीं हैं। बिल्कुल, अब तो पूरा गांव देखेगा कि श्यामलाल भी किसी से कम नहीं है। अब मुझे पूरे गांव में सबसे अमीर बनना है। और हाँ, मुझे अब नौकरों की तरह काम नहीं करना। अब मैं मालिक बन के सिर्फ पैसे गिनूंगा। धीरे धीरे दोनों ऐश की जिंदगी जीने लगे। मालती रोज इतराते हुए गांव में घूमती। श्यामलाल भी अब काम कम और आराम ज्यादा करने लगा था। उसने अपना काम करने के लिए एक आदमी रख लिया था। एक दिन दोनों घर के बाहर आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। देखो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पैसा भी है, इज्जत भी है, लेकिन मुझे एक कमी महसूस होती है। ये घर, ये जगह, बस एक ही कमरा है हमारे पास। हाँ, ये बात तो सही है। मुझे भी ये घर छोटा लगने लगा है। इतने पैसे होने के बाद भी हम ऐसे छोटे से हिस्से में रह रहे हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें अब बड़ा घर चाहिए? पर नया घर खरीदने में तो बहुत पैसे लग जाएंगे। अरे बेवकूफ आदमी, नया घर भला हम क्यों खरीदें? अगर ऐसा हो जाए कि तुम्हारे भाई रामेश्वर का कमरा भी हमारा हो जाए और पूरा घर हमारा हो जाए, तो सोचो हम कितने आराम से रहेंगे। हाँ, फिर तो हम पूरे घर के मालिक बन जाएंगे। और सिर्फ घर ही क्यों, सोचो अगर भैया की गायें भी हमारी हो जाए
तो हमारी कमाई दोगुनी हो जाएगी। लेकिन हम भैया को घर से कैसे निकालें और उनकी गाय को कैसे छीनें? कुछ मजेदार योजना बनानी होगी। हम ऐसा करेंगे कि पूरे गांव के सामने तुम्हारे भाई रामेश्वर को चोर साबित कर देंगे और उसे इस घर से निकाल फेंकेंगे। तुम अपनी कमाई के सारे पैसे एक बोरी में भरो और चुपके से जाकर उसे रामेश्वर के कमरे में रख दो और आगे आगे देखो मैं क्या करती हूँ। तुम सही कह रही हो, और फिर गांव वाले खुद ही भैया पर शक करेंगे। मेरी चालाक पत्नी, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उधर रामेश्वर और सावित्री बात कर रहे थे। सावित्री, मुझे अपने छोटे भाई को देखकर बहुत खुशी हो रही है। अब वो कितने अच्छे से काम कर रहा है। भगवान उसे खूब तरक्की दें। और भगवान आपके जैसा भाई सबको दे। आपने अपनी भाई की खुशी के लिए अपनी कमाई आधी कर ली, फिर भी आपके मन में ये कितनी संतुष्टि है। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। अगले दिन श्यामलाल ने अपनी योजना के अनुसार चुपके से पैसे की बोरी रामेश्वर के कमरे में रख दी। कुछ देर बाद श्यामलाल बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। शोर सुनकर गांव वाले इकट्ठा होने लगे। हे भगवान, मेरा पैसा चोरी हो गया। मेरी सारी मेहनत की कमाई कोई चुरा ले गया। हाय रे, हमारा सब कुछ लुट गया। इतने महीनों की कमाई थी, अब हम क्या करेंगे? अरे क्या हुआ श्यामलाल, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मेरा सारा पैसा चोरी हो गया, एक भी रुपया नहीं बचा। मेरी महीनों की कमाई थी। लेकिन चोरी कैसे हुई? घर से पैसा कहाँ जा सकता है? कहीं तुम्हारे घर में ही किसी ने चोरी तो नहीं कर ली? कहीं तुम्हारा भाई रामेश्वर, उसकी नीयत तो खराब नहीं हो गई? नहीं नहीं, मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते। वो बहुत अच्छे इंसान है, सारा गांव जानता है। मैं उन पर शक करके उनका अपमान नहीं कर सकता। हाँ, भैया तो बहुत ईमानदार बनते हैं, लेकिन एक बार उनके कमरे की तलाशी ले लेने में क्या बुराई है? क्योंकि मैंने कल भाभी को हमारे कमरे के पास देखा था। हाँ, हमें एक बार रामेश्वर के कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। चलो शाम, हम दोनों चलते हैं उसके कमरे में। सरबन और श्यामलाल रामेश्वर के कमरे में गए। उस समय रामेश्वर फोन पर बात कर रहा था। अरे वो देखो, पलंग के नीचे पैसों की बोरी छुपा कर रखी है। रामेश्वर, शर्म नहीं आई तुम्हें अपने ही घर में चोरी करते हुए, वो भी अपने छोटे भाई के पैसे? अब चलो बाहर, अब पूरा गांव तुझे सबक सिखाएगा। अरे सरबन, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रामेश्वर भैया, ये क्या है? ये पैसे तुम्हारे कमरे में कैसे आए? एक तो ऊपर से पूरे गांव में ईमानदार बनने का ढोंग करते हो और अंदर अंदर चोरी करते हो। ये पैसे मेरे नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कोई चोरी नहीं की है। आप लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है। झूठ मत बोलो, सबूत तो सामने है। तुम्ही ने अपने चारपाई के नीचे अपने भाई के पैसे चुरा कर रखे थे। भैया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारी महीनों की मेहनत की कमाई आपने चुरा ली और ऊपर से साफ मुंह कर रहे हो। भैया, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने मेरे साथ ही धोखा कर दिया। आपको जलन होने लगी थी ना कि अब मैं भी अच्छे पैसे कमाता हूँ। अगर आपको पैसे चाहिए थे तो मांग लेते, चोरी क्यों? बस करो, आप लोग क्या कह रहे हो? ये सब झूठ है। मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। सालों मेहनत करके गांव में इज्जत बनाई। आप लोग एक पल में उन पर कैसी शक कर सकते हैं? सारे गांव वाले गुस्से में चिल्लाने लगे और कहने लगे, चोर है ये, इसे गांव से निकालो। आज घर में चोरी की है, कल पूरे गांव में करेगा। आखिरकार गांव वालों ने मिलकर रामेश्वर और सावित्री को घर से बाहर निकाल दिया। उनकी गाय भी उनसे छीन ली गई। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। उन्होंने हमारी गाय भी हमसे छीन ली। मालती और श्यामलाल ने हमें घर से निकलने के लिए बहुत बुरी साजिश रची है। सावित्री, तुम चिंता मत करो, भगवान सब देख रहा है। एक दिन सच जरूर सामने आएगा। मैंने हर दिन पूरे मन से अपने भगवान की पूजा की है। वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। तुम विश्वास रखो, हम अपने घर वापस जरूर जाएंगे, वो भी पूरे सम्मान के साथ। दोनों गांव के किनारे एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहने लगे। धीरे धीरे रामेश्वर छोटा मोटा काम करके गुजारा करने लगा। उधर श्यामलाल और मालती की कमाई अब दोगुनी हो गई। उन्होंने काम करने के लिए आदमी रख लिया और खुद ऐश करने लगे। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। मालती, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है, मन भी बहुत बेचैन है। अरे बस भी करो, हर समय बीमारी की बातें करते रहते हो। जाओ दवा खाओ और सो जाओ। मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है, मुझे देर हो रही है। मेरी सहेलियां मेरा इंतजार कर रही होंगी। मालती, सच में मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से सारी ताकत खत्म हो गई हो। सिर घूम रहा है, मुझे डर लग रहा है मालती। मुझे पार्लर जाना है, तो तुम हर छोटी छोटी बात के लिए मुझे क्यों परेशान करते रहते हो? खुद जाओ डॉक्टर के पास, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मालती बिना पीछे देखे चुपचाप खुशी खुशी अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकल गई और श्यामलाल वहां खड़ा रोता रह गया। जिस औरत की खुशी के लिए मैंने अपने सगे भाई भाभी को घर से निकाल दिया ताकि इसे जगह की कमी ना हो, आज इसके खुद के कदम इस घर में नहीं टिक रहे। आज मैं अकेला हो गया हूँ। मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, पर अपनों का प्यार नहीं। हे भगवान, मैंने ये क्या कर लिया? उधर मालती अपनी सहेलियों के साथ थी। वाह मालती, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये सोने का हार तुम पर बहुत जच रहा है। अब तो तुम्हारी कमाई दोगुनी हो गई है। हाँ, कमाई भी अच्छी है और घर का माहौल भी अच्छा है। जब से वो दोनों हमारे घर से गए, सब अच्छा होने लगा है। मालती बहन, सुना है तुम्हारे पति श्यामलाल की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। तुम थोड़ा उस पर भी ध्यान दो। रोज रोज ब्यूटी पार्लर जाकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ज्ञान देने की? मेरे पति के साथ मुझे क्या करना है वो मुझे अच्छे से पता है। मुझे सिर्फ पैसों से प्यार है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और हर दिन के साथ श्यामलाल और कमजोर होता गया। उसका शरीर सूखता जा रहा था, चेहरे की चमक खत्म हो चुकी थी, आंखों में थकान और अकेलापन साफ दिखने लगा था। एक दिन हिम्मत जुटाकर श्यामलाल खुद डॉक्टर के पास जाने के लिए घर से निकला। कदम लड़खड़ा रहे थे। वो पास के एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसी समय रामेश्वर वहां से गुजर रहा था। श्यामलाल, मेरे भाई, क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हालत बना ली है तुमने? तुम यहाँ इस तरह क्यों बैठे हो? क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? भैया, आप यहाँ, मैं आपके सामने नजर उठाने लायक भी नहीं हूँ। मेरी हालत बहुत खराब है। शायद ये सब मेरे ही कर्मों की सजा है। जो मैंने आपके साथ किया, उसका फल मुझे मिल रहा है। श्यामलाल, अभी इन सब बातों का समय नहीं है। पहले तुम खुद को संभालो। चलो मेरे साथ चलो। तुम यहाँ इस हालत में नहीं रह सकते। मेरे साथ मेरे घर चलो। अरे, ये क्या हालत हो गई है इनकी? ये तो बहुत कमजोर लग रहे हैं। क्या हुआ इन्हें? आइए श्यामलाल, यहाँ बैठिए। मुझे रास्ते में पेड़ के नीचे बैठे मिले। हालत बहुत खराब है। जल्दी से पानी लाओ और कुछ खाने को भी ले आओ। लगता है कई दिनों से ठीक से खाया भी नहीं है। भाभी, मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, इसलिए आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अभी कुछ मत बोलो श्यामलाल, पहले आराम करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। दोनों मिलकर श्यामलाल को खाना खिलाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। 2-3 दिन बीत जाते हैं। श्यामलाल अपने घर नहीं गया था। ये श्यामलाल गया कहाँ? बिना बताए तो कभी नहीं जाता था। 3 दिन हो गए, ना कोई खबर ना कोई पता। कहीं दोस्तों के पास तो नहीं चला गया, या फिर कहीं बाहर घूमने निकल गया होगा। अरे रहने दो, मुझे क्या, जहाँ होगा आ ही जाएगा। मैं क्यों बेकार में टेंशन लूं? अब श्यामलाल पूरी तरह से ठीक हो चुका था। उसके चेहरे पर फिर रौनक लौट आई थी, लेकिन आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। इधर मालती को अब चिंता होने लगी थी। ये श्यामलाल गया कहाँ? इतने दिन हो गए, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। हे भगवान, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? मैंने तो उसे देखा तक नहीं, ना उसका हाल पूछा। मैं कैसी पत्नी हूँ? भैया, भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ क्या नहीं किया। आपकी इज्जत छीनी, आपका घर छीना, आपकी गाय छीन ली, और मैंने अपनी ही पत्नी के साथ मिलकर आप लोगों पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। जिस पत्नी के लिए मैंने सब कुछ किया, उसे तो ये तक परवाह नहीं हुई कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। श्यामलाल, जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आगे क्या करना है ये तुम्हारे हाथ में है। तुमने अपने भैया की बहुत बेइज्जती करवाई है। भैया भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच में अंधा हो गया था।
मुझे अब समझ आ गया है कि अपनों से बड़ा कोई नहीं होता। श्यामलाल, मैंने तुझे माफ कर दिया है, लेकिन एक बात है, मालती तो पराये घर से आई है, उसे क्या सही गलत समझ में ना आए ये समझ आता है, लेकिन तू तो मेरा सगा भाई है, तूने कैसे कर दिया ये सब मेरे साथ? भैया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सच में मुझे खुद से नफरत हो रही है। मालती से ज्यादा गलती मेरी ही है। चल अब रोना बंद कर, जो हुआ उसे यहीं खत्म करते हैं, लेकिन अब तुझे सच का सामना करना पड़ेगा। हाँ भैया, अब मैं पूरे गांव के सामने अपनी गलती स्वीकार करूंगा, सबके सामने आपसे माफी मांगूंगा और सब कुछ सच सच बताऊंगा। आप दोनों अभी तुरंत सामान बांधिए और चलिए मेरे साथ। उसी दिन कुछ समय बाद तीनों मालती के पास घर पहुँचे। मालती दरवाजे पर बैठी थी। अरे श्यामलाल, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। इतने दिन तुम कहाँ थे? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। और ये दोनों तुम्हारे साथ यहाँ क्यों आए हैं? बस अब नाटक मत करो मालती। जब मैं बीमार था तब तुम कहाँ थी? बस यही फर्क है तुम में और मेरे भैया भाभी में। ये इनका घर है, इसलिए ये यहाँ आए हैं और अब ये हमेशा के लिए यहीं रहेंगे। जिस भाई को मैंने तुम्हारे कहने पर घर से निकाल दिया, उसी भाई ने मेरी जान बचाई। भाभी ने मेरी सेवा की, मुझे खाना खिलाया, दवा दी। तुम यहाँ आराम से बैठकर सहेलियों के साथ गपशप करती रहीं, बाजार घूमती रहीं, ब्यूटी पार्लर जाती रहीं। तुम्हें ये जानने की भी जरूरत नहीं लगी कि तुम्हारा पति जिंदा है या नहीं। श्यामलाल, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने लालच में अंधी हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। पैसों को देखकर मैं पागल हो गई थी। मैंने तुम्हें तुम्हारे भाई के खिलाफ भड़काया। सब मेरी ही गलती है। भैया भाभी, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कुछ देर में श्यामलाल ने गांव वालों को बुलाया और सारी सच्चाई बता दी। गांव वालों, आज मैं आप सबके सामने सिर झुकाकर खड़ा हूँ। मेरे पास अब अपने बचाव में कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मैं बस अपना पाप कबूल करने आया हूँ। मैंने अपने ही खून के रिश्ते के साथ धोखा किया है। उस भाई के साथ जिसने मुझे हमेशा अपने बेटे की तरह संभाला, मुझ पर भरोसा किया। भैया रामेश्वर ने बिना एक पल सोचे, बिना मुझसे कोई सवाल किए अपनी सबसे प्यारी गाय मुझे दे दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा था। लेकिन मैंने उस भरोसे को तोड़ दिया। मैंने और मेरी पत्नी मालती ने मिलकर लालच में आकर सब कुछ छीन लिया। हमने उनका हक छीना, उनका घर छीना और उन्हें ही उनके घर से निकाल दिया। आज मुझे अपने आप से नफरत हो रही है। मैं इस लायक भी नहीं हूं कि खुद को उनका भाई कह सकूं। मैं आज आपके सामने अपने भैया भाभी से माफी मांगता हूं। भैया भाभी और गांव के सभी लोगों, हम दोनों बहुत बड़े गुनहगार हैं। हमारी आंखों पर लालच का ऐसा पर्दा चढ़ गया था कि हमें सही और गलत का फर्क ही दिखाई नहीं दिया। हमने सिर्फ पैसे और सुख सुविधा के बारे में सोचा, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि हम क्या खो रहे हैं। आज हम आप सबसे दिल से माफ़ी मांगते हैं। हम जानते हैं कि हमारी गलती इतनी बड़ी है कि शायद माफ़ी के लायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिए। भैया भाभी, आप हमें जो सज़ा देना चाहें हम सिर झुकाकर स्वीकार करेंगे, क्योंकि हम सच में अपने कर्मों पर शर्मिंदा हैं। धोखेबाज हैं ये, अपने ही भाई को धोखा दिया। ऐसे लोगों को माफी नहीं मिलनी चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। रामेश्वर भैया, पता नहीं मेरी बुद्धि को क्या हो गया था कि मैंने तुम पर शक किया। मुझे माफ कर दो रामेश्वर भाई। रामेश्वर भैया, सावित्री भाभी, हमें माफ कर दीजिए। हम उस समय सच नहीं समझ पाए। हमने भी श्यामलाल और मालती का साथ दिया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती इंसान से ही होती है, और अगर किसी को अपनी गलती का सच्चे दिल से एहसास हो जाए तो उसे सुधारने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए। श्यामलाल, तुमने जो किया वो बहुत गलत था। तुमने सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हमारे रिश्ते का भी दिल तोड़ा है। लेकिन आज तुम्हारी आंखों में जो पछतावा दिख रहा है वो सच्चा है। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन एक शर्त पर। आज के बाद कभी भी अपने रिश्तों से बड़ा पैसा मत समझना, क्योंकि पैसा वापस आ सकता है, लेकिन टूटे हुए रिश्ते बहुत मुश्किल से जुड़ते हैं। धीरे धीरे सारे गांव वाले अपने अपने घर चले गए। भैया, आपने आज फिर साबित कर दिया कि आप सिर्फ मेरे भाई नहीं बल्कि मेरे भगवान हैं। मैं कसम खाता हूँ अब कभी भी लालच को अपने दिल में जना नहीं दूंगा।
अब हम सब साथ रहेंगे, साथ मेहनत करेंगे और एक दूसरे का सहारा बनकर पूरी जिंदगी बिताएंगे। मैं आपकी उम्मीदों को कभी टूटने नहीं दूंगा। भैया भाभी, आज से मैं भी अपने हर रिश्ते को पूरे दिल से निभाऊंगी। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब मैं अपने व्यवहार से सब ठीक करना चाहती हूँ। मैं जिंदगी भर आप लोगों की शुक्रगुजार रहूंगी और कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मालती, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उसे मान लेना और सुधारना बहुत बड़ी बात होती है। आज से हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं। अब हम सब मिलकर एक नया रिश्ता शुरू करेंगे, जिसमें सिर्फ प्यार होगा, भरोसा होगा और अपनापन होगा। अब हमारा परिवार पहले से भी ज्यादा मजबूत बनेगा। लालच इंसान को अंधा बना देता है। वो सही और गलत का फर्क भूल जाता है। पैसा कभी रिश्तों से बड़ा नहीं होता, क्योंकि अपने ही हमारी असली दौलत होते हैं। जो लोग रिश्तों की कद्र करते हैं, वही जिंदगी में सच्ची खुशी पाते हैं।